हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के इतिहास का चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। स्टूडेंट्स, अपने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं, व्यक्तियों व सेवाओं का स्थानांतरण विश्व के एक देश से दूसरे देश में होता है। हमने यह भी पढ़ा था कि भूमंडलीकरण कोई आधुनिक युग की प्रक्रिया नहीं है, अपितु प्राचीन काल में नदी घाटी सभ्यताओं के समय में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा का भारत पहुंचना व कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने यह भी पढ़ा था कि किस प्रकार सिल्क मार्ग द्वारा पूर्व व पश्चिम के देशों में व्यापारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान हुआ। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार 19वीं शताब्दी में भूमंडलीकरण ने पंख पसारे और जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार बढ़ा व वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। इसके साथ ही किस प्रकार यूरोपीय देशों के बीच बढ़ती व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। 19वीं शताब्दी में विश्व में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व तकनीकी परिवर्तन ने विश्व को एक नया स्वरूप प्रदान किया। 19वीं शताब्दी में 3 मुख्य प्रवाह दिखाई पड़ते हैं, जिनमें सबसे पहला है वस्तु का प्रवाह, दूसरा है पूंजी का प्रवाह व तीसरा है श्रम का प्रवाह। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में बनने वाले सामानों को एशियाई व अफ्रीकी देशों में निर्यात किया जाता था और साथ ही इन देशों से कच्ची सामग्री यूरोपीय देशों को भेजी जाती थी। इसे हम कहेंगे वस्तुओं का प्रवाह। इसके बाद हम बात करते हैं पूंजी के प्रवाह की। अमेरिका में पूंजी की अधिकता थी, जिसे इन्होंने विश्व के अन्य देशों में निवेश करना प्रारंभ किया, जिसे पूंजी का प्रवाह कहा गया। इसके बाद तीसरा आता है श्रम का प्रवाह। 19वीं शताब्दी में लगभग 5 करोड़ यूरोपीय लोगों ने रोजगार की तलाश में यूरोप छोड़कर अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में शरण ली। इन तीनों प्रवाहों ने विश्व की अर्थव्यवस्था को पूर्णतः एक नया स्वरूप प्रदान किया। आइए बात करते हैं कॉर्न लॉ, जो कि उत्तरदायी था श्रम के प्रवाह के लिए। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की तेजी से बढ़ती हुई आबादी के लिए भोजन की मांग भी बढ़ी। बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का की आयात पर पाबंदी लगा दी थी। इस कानून को कॉर्न लॉ कहा जाता था। इससे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने लगीं, जिससे मजबूर होकर सरकार को कॉर्न लॉ निरस्त करना पड़ा। इसके बाद बहुत कम कीमतों में खाद्य पदार्थों का आयात यूरोपीय देशों से किया जाने लगा। इनकी कीमत ब्रिटेन में उत्पादित खाद्य पदार्थों से भी कम थी। ब्रिटिश किसानों को इससे भारी नुकसान होने लगा और वे हजारों की संख्या में बेरोजगार हो गए। रोजगार की तलाश में वे दूसरे देशों की ओर पलायन करने लगे। इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव व्यापार पर पड़ा। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप व्यापार को बढ़ावा मिला, जिससे देशों के विकास को गति मिली। व्यापार बढ़ने से रेल यातायात व जहाज़ों द्वारा यातायात को बढ़ावा मिला व रेलवे व जहाज़ों के निर्माण के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी। श्रमिक जहां कार्य करते थे, वहां उन्होंने अपनी बस्तियां बसा ली। अतः हम कह सकते हैं कि व्यापार, विकास व भूमंडलीकरण तीनों एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं, जो वैश्विक आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। भूमंडलीकरण में तकनीकी का क्या योगदान है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। 19वीं शताब्दी में तकनीकी विकास भी तीव्र गति से हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप टेलीग्राफ, स्टीम इंजन, बड़ी बड़ी जहाज़ों का निर्माण होने लगा। इन जहाज़ों द्वारा सामानों को जल मार्गों से एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से भेजा जाता था। भूमंडलीकरण में तकनीकी के योगदान को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। 1870 में अमेरिकी देशों से बड़ी संख्या में मवेशियों को मीट के लिए जहाज़ों के द्वारा यूरोप भेजा जाता था।
इस दौरान बड़ी संख्या में जानवर या तो मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। इसके बाद तकनीकी विकास के फलस्वरूप रेफ्रिजरेटेड शिप्स का आविष्कार हुआ, जिसके फलस्वरूप अब अमेरिका से जानवरों की बजाय उनका मीट इन रेफ्रिजरेटेड शिप्स की सहायता से यूरोप भेजा जाने लगा। इससे यूरोप में मीट की कीमतों में कमी आई व बिना किसी नुकसान के मीट का निर्यात आसानी से होने लगा। इस प्रकार तकनीकी विकास ने व्यापार व भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया। भूमंडलीकरण से तकनीकी विकास व व्यापारिक विकास तो हुआ ही, साथ ही भूमंडलीकरण ने उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा दिया। उपनिवेशवाद के अंतर्गत एक शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर व पिछड़े हुए देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। वह शक्तिशाली देश उपनिवेश का सामाजिक व आर्थिक शोषण भी करता है व उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। 1885 ईस्वी में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने अफ्रीका के मानचित्र पर लकीरें खींचकर अफ्रीकी देशों को आपस में उपनिवेश के तौर पर बांट लिया। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन अधिक व आबादी कम होने के कारण पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र व खनिज भंडारों को देखकर आकर्षित हुईं। यूरोपीय लोगों को यहाँ बागानी कृषि व खादानों के दोहन में अधिक संभावनाएं नजर आईं, परंतु यहाँ के स्थानीय निवासी यूरोपियों के साथ मजदूरी या तनख्वाह पर काम करने को तैयार न थे। विभिन्न प्रकार के नए नए कानून बनाकर इन्हें श्रमिक कार्य हेतु विवश किया जाने लगा। इसी समय अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया, जिसके परिणाम स्वरूप 90% से अधिक पशु मारे गए। पशुओं के खत्म होने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन खत्म हो गए और जिसके फलस्वरूप अफ्रीकी यूरोपीय देशों के श्रमिकों के रूप में कार्य करने के लिए विवश हो गए।